हाँ तो प्यारे बच्चों, सभी को जय हिंद। आज हम लोग शुरू करेंगे जो 12वीं कक्षा की आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स है, उसके कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। कहीं ना कहीं जो ये क्वेश्चंस हैं आपके जो फाइनल पेपर आने वाले हैं उनमें बड़े महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है बेटा, शुरुआत करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है हमारा, आर्थिक समस्या का संबंध है। आर्थिक समस्या का संबंध है गरीबी से, बेरोजगारी से, काले धन से, या डी सीमित साधनों के चुनाव से। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं आर्थिक समस्या क्या होती है, चुनाव की समस्या होती है। ओके, तो आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा, सीमित साधनों के चुनाव से। तो आर्थिक समस्या का संबंध किससे है, सीमित साधनों के चुनाव से है। इसी प्रकार बेटे प्रश्न नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, किन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है। ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिन पर मांग का नियम लागू होता है। ए गिफन वस्तुएं, बी सामान्य वस्तुएं, सी स्थानापन्न वस्तुएं, और डी क्या है, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। ठीक है बेटा, जैसे कि हम लोग जानते हैं मांग का नियम कौन सी वस्तु पर लागू होता है, सामान्य वस्तुओं पर। जो सामान्य वस्तुएं होती हैं उन पर मांग का नियम लागू होता है। मांग का नियम क्या होता है, अन्य पदार्थ समान है पर जब कीमत घटती है मांग बढ़ती है, और जब कीमत बढ़ती है तो मांग घट जाती है। तो मांग का नियम सामान्य वस्तुओं पर लागू होता है। तो दूसरे का आंसर बेटा बी हो गया। इसी प्रकार बेटे प्रश्न नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मांग में वृद्धि का कारण क्या है। जो क्या कारण है जिससे मांग में वृद्धि हो जाती है। ए पूरक वस्तु की कीमत में कमी, बी उपभोक्ता की आय में वृद्धि, सी क्या है, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि, डी क्या होता है बेटे, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो देखते हैं बेटे क्या बनेगा। पूरक वस्तु की कीमत में कमी, देखिए जैसे पूरक वस्तु कौन सी होती हैं जो साथ साथ यूज की जाती है, जैसे पेट्रोल और कार। ठीक है, पूरक वस्तु की कीमत में कमी, अगर पेट्रोल की कीमत घटती है तो कहीं ना कहीं कार की मांग बढ़ती है, कार की मांग में वृद्धि होगी। अगर पेट्रोल की कीमत गिरेगी तो पेट्रोल की मांग में वृद्धि होती है। तो बेटे ए भी सही है। उपभोक्ता की आय में वृद्धि, हमें पता है अगर उपभोक्ता की इनकम बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं उसकी मांग भी बढ़ जाती है, तो ये भी सही है। ठीक है ना, पूरक वस्तु की कीमत में कमी से भी क्या होता है, मांग में वृद्धि होती है। उपभोक्ता की आय में बढ़ोतरी से भी क्या होती है, मांग में वृद्धि होती है। हम जानते हैं आय बढ़ती है तो मांग बढ़ जाती है, आय घटती है तो मांग घट जाती है। इसी प्रकार प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि। अब प्रतिस्थापन वस्तु कौन सी होती है, जैसे पेप्सी और कोक। पेप्सी और कोक, पेप्सी भी 10 रुपए की है, कोक भी 10 रुपए की है। ठीक है, जैसे पेप्सी है और ये कोक है, पेप्सी भी 10 की है और ये भी 10 की है। ठीक है, अगर पेप्सी 10 से कम होकर 5 की हो जाती है, ठीक है, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में नहीं वृद्धि करनी है। अगर पेप्सी कीमत 10 से बढ़कर 15 हो जाती है तो ये महंगी हो जाती है। तो क्या होता है, आपकी कोक की मांग बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि जो उपभोक्ता होता है हमेशा महंगी वस्तु के स्थान पर सस्ती वस्तु को प्रतिस्थापित करता है। ठीक है, इसलिए प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि से भी क्या होता है, मांग में वृद्धि होगी इसकी। ठीक है, तो ये भी सही है। इसका मतलब आंसर क्या रहेगा बेटे, इसका क्वेश्चन 3 का मांग वृद्धि क्या कारण है, ये तीनों ही आंसर सही है। ठीक है बेटे, उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे निम्न में से कौन सा सही है। टोटल कॉस्ट बराबर है, टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट इनटू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बी क्या है, टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सी क्या है, टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और डी क्या है, टोटल कॉस्ट बराबर है टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बिल्कुल हम लोग जानते हैं जो कुल लागत किसके बराबर होती है, जो कुल लागत बराबर होती है टोटल फिक्स कॉस्ट, यानी कुल बंधी लागत जमा कुल परिवर्तनशील लागत का जोड़ है। जो कुल लागत किसका जोड़ है, कुल बंधी लागत और कुल परिवर्तनशील लागत का जोड़ क्या होता है, कुल लागत होता है। तो इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका आंसर क्या रहेगा बेटे, सी रहेगा। ये टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ऐसे बेटे हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 5। 5 में क्या है, 5 में क्या है, जब उत्पादन का स्तर शून्य होता है, जब उत्पादन का स्तर शून्य होता है तब स्थिर लागत होती है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या परिवर्तनशील लागत के बराबर।
जैसे कि हम जानते हैं जब उत्पादन का स्तर शून्य होता है तो कहीं ना कहीं जो बंधी लागतें हैं, स्थिर लागत है, वो धनात्मक होती है। कैसे? जैसे OX है, OY है, यहाँ पे आउटपुट ले लीजिए, यहाँ पे क्या है आउटपुट, यहाँ पे क्या है कॉस्ट ले लीजिए। अब देखिए उत्पादन 0 है तब भी ये फिक्स कॉस्ट OK के बराबर है, यानी कि OK धनात्मक है। यानी कि उत्पादन के शून्य होने पर भी जो बंधी लागतें यानी कि स्थिर लागतें क्या होती हैं, वो धनात्मक होती है। इसलिए पांचवें प्रश्न का आंसर क्या रहेगा बेटे? ए हो जाएगा। ओके। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा पूर्ति कमी का कारण है? मतलब किस वजह से पूर्ति में कमी हो जाती है, सप्लाई घट जाती है। यानी कि जो सप्लाई कर्व है, जैसे ये सप्लाई कर्व है आपका, ये बाईं तरफ शिफ्ट हो जाता है, S1 हो जाता है। किस वजह से होता है देख लेते हैं। साधन की कीमत में गिरावट। अब साधन क्या होते हैं बेटे? साधन बेटे जिनसे आप किसी वस्तु का निर्माण करते हैं। अगर साधन सस्ते होते हैं तो कहीं ना कहीं पूर्ति में वृद्धि होती है, कमी नहीं होती। हमें कमी बतानी है, ठीक है, पूर्ति में कमी का कारण बताना है। तो साधन जब सस्ते होंगे तो कहीं ना कहीं वस्तु की लागतें गिरती हैं, इससे पूर्ति में वृद्धि होती है, ना कि कमी होती है। इसलिए ए आपका आंसर नहीं रहेगा, ठीक है। साधन की कीमत घटती है तो कहीं ना कहीं लागतें घटती हैं, जिससे पूर्ति बढ़ेगी ना कि घटेगी, तो यह आंसर नहीं रहेगा। अन्य वस्तुओं की कीमतों में कमी आ जाना। अन्य वस्तुएं क्या होती हैं? जैसे फर्म 2 वस्तुएं प्रोड्यूस करती है, जैसे फर्म ए वस्तु और बी वस्तु प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब क्या है, बी वस्तु की प्राइस भी, ए वस्तु की प्राइस भी 10 है और बी वस्तु की प्राइस भी कितनी है? 10 है, ठीक है। मान लीजिए क्या होता है, इसकी कीमत घट जाती है, 10 से 8 हो जाती है। बी वस्तु की कीमत घट जाती है, यानी कि अन्य वस्तु की कीमतों में कमी। अब जब इसकी कीमत 10 से 8 होती है तो क्या होगा, ये वस्तु फर्म के लिए जो बी वस्तु है कम प्रॉफिट देने वाली वस्तु हो जाएगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फर्म इसकी पूर्ति घटाती है और ए की पूर्ति बढ़ाएगी। तो बेटे जो आंसर है बी भी नहीं रहेगा, यानी कि आंसर ए भी नहीं है, बी भी नहीं है। अब क्या, उत्पादन कर में वृद्धि। हाँ जी, जब सरकार एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देती है। एक्साइज ड्यूटी क्या होता है? जो ऐसा टैक्स जो वस्तु के उत्पादन पर लगाया जाता है, तो इससे क्या हो जाता है, वस्तु महंगी हो जाती है। क्योंकि जब किसी वस्तु पर कर लगाया जाता है, कर लगाने से वस्तु महंगी हो जाती है। ऐसी अवस्था में क्या होता है, पूर्ति में कमी होती है। बात समझ में आ रही है? जब भी वस्तु के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, वस्तु महंगी हो जाती है। महंगी होने की वजह से वस्तु की वृद्धि, पूर्ति में वृद्धि नहीं होती बल्कि कमी हो जाती है। इसलिए जो छठा क्वेश्चन है इसका आंसर क्या रहेगा बेटे? सी रहेगा, ठीक है। हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? बाजार कीमत का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। कहां पर होता है? अल्पकाल में, अति अल्पकाल में, दीर्घकाल में और अति दीर्घकाल में। तो बेटे जो बाजार कीमत होती है जिसका निर्धारण किस में होता है, वो अति अल्पकाल में होता है, वेरी शॉर्ट पीरियड में, ठीक है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 8, संतुलन बिंदु वह बिंदु है जिस पर मांग तथा पूर्ति की शक्तियां क्या होती हैं? आगे पीछे हो जाती हैं, बी बराबर नहीं होती, बराबर होती हैं और कार्य नहीं करती। तो इसका आंसर क्या रहेगा बेटा? सी रहेगा, बराबर होती है। ये संतुलन वह बिंदु होता है जहां पर मांग पूर्ति की शक्तियां एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है, बराबर हो जाती हैं वहां पे, जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बेटे? उपभोक्ता प्रभुत्व। उपभोक्ता कौन होता है? जो कहीं ना कहीं वस्तु और सेवाएं खरीदता है। तो उसका प्रभुत्व कहां पर होता है? नियंत्रित अर्थव्यवस्था में, मुक्त अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में, या डी दोनों, बी तथा सी में। तो जो नियंत्रित अर्थव्यवस्था होती है वहां पर उपभोक्ता का प्रभुत्व नहीं होता, ये तो गलत है, ओके। ऐसे ही जो मुक्त अर्थव्यवस्था होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, तो इस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता का प्रभुत्व होता है, भी ठीक है। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था में, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन सी होती है? जिसमें नियंत्रित और मुक्त दोनों अर्थव्यवस्था गुण पाए जाते हैं। इसलिए जो नियंत्रित मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है यहां पर भी उपभोक्ता का प्रभुत्व होता है। इसलिए आंसर क्या रहेगा बेटे? बी रहेगा, बी तथा सी दोनों सही है। इसके बाद बेटे निम्न में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है? मतलब व्यष्टि शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? राष्ट्रीय आय का, समग्र मांग का, व्यापार चक्र का और मांग का सिद्धांत, ठीक है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जो हमने माइक्रोइकोनॉमिक्स पढ़ा है उसमें क्या पढ़ा हमने? मांग का सिद्धांत। इसका अध्ययन किसमें किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। अब बेटे गिफन पदार्थ होते हैं, गिफन पदार्थ होते हैं, सामान्य सामान्य नहीं होते,
पूरक भी नहीं होते, घटिया भी नहीं होते, पर हाँ स्थानापन्न होते हैं। गिफन क्या होते हैं? ये स्थानापन्न वस्तु होते हैं, जैसे डालडा घी और देसी घी। अब यह डालडा घी क्या है? देसी घी का प्रतिस्थापन है। तो यह डालडा घी क्या हमारा गिफन वस्तु है, जो कंपेरेटिवली देसी घी के मुकाबले थोड़ा घटिया है, पर घटिया नहीं काउंट करेंगे, वो स्थानापन्न में आएगा। तो गिफन पदार्थ कौन से होते हैं? स्थानापन्न होते हैं। अब बेटे प्रश्न नंबर 12, जब मांग वक्र ओवाई अक्ष के समानांतर होता है तो मांग की लोच क्या होती है? अनंत, शून्य, इकाई के बराबर, इकाई से कम, शून्य होती है बेटे। जब जो मांग वक्र है, जैसे ये मांग वक्र है, अगर ये ओवाई अक्ष के समांतर है तो इलास्टिक किसके बराबर है? यहाँ पे 0 के बराबर है, शून्य के बराबर है। इसके बाद है निम्न में से कौन सा कथन सही है? टीपी, टीपी क्या होता है? टोटल प्रोडक्शन, कुल उत्पादन बराबर है औसत उत्पादन इनटू लेबर, बिल्कुल सही है। कुल उत्पादन निकालने के लिए हम लोग औसत उत्पादन को श्रम की इकाइयों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ये सही है। बी क्या है? एपी, जो औसत उत्पादन है, टीपी डिवाइडेड बाय एल, कुल उत्पादन को श्रम की इकाइयों से भाग कर देते हैं तो औसत उत्पादन आ जाता है। तो बेटे ये भी सही है, ठीक है, ए भी सही है, बी भी सही है, दोनों ए तथा बी, यानी कि बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर क्या रहेगा बेटा? सी हो जाएगा, दोनों ए तथा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? जब सीमांत उत्पाद शून्य होता है, जब सीमांत उत्पाद शून्य होता है तो कुल उत्पाद क्या होता है बेटा? अधिकतम होता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है पेपर में, ये प्रश्न पेपर में बार बार आता है। जब सीमांत उत्पाद शून्य होता है तो कुल उत्पाद क्या होगा? वो अधिकतम होता है, ठीक है। कई बार इस प्रश्न को ऐसे पूछ लेते हैं, जब कुल उत्पाद अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पाद क्या होता है? वो शून्य होता है, ठीक है। दोनों तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है ये। अब है बेटे प्रश्न नंबर 15 क्या है? सही समीकरण चुनिए। कुल आय, टोटल रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्यों? गलत है बेटा, क्योंकि जो टीआर होती है एआर मल्टीप्लाई क्यों होता है। ऐसे ही एआर इक्वल टू एमआर, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू सीमांत आय डिवाइडेड बाय क्यू, यानी कि आउटपुट, ये भी गलत है, ये भी नहीं होगा। अब क्या है? एमआर यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू सीमांत आय बराबर है डेल्टा टीआर। डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज, आय में परिवर्तन, यानी कुल आय में परिवर्तन डिवाइडेड बाय उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन। डेल्टा का मतलब चेंज। तो ये सही है बेटे, दो फार्मूले होते हैं एमआर का, एक तो यही वाला फार्मूला होता है जो ठीक है, दूसरा एमआर का फार्मूला क्या होता है? एमआर इक्वल टू टीआर एन माइनस टीआर एन माइनस 1। तो एमआर निकालने का फार्मूला ये भी है और ये वाला भी है, तो ये ठीक हो जाएगा, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो ए, बी और डी गलत है, सी आपका सही है। इसके बाद बात करेंगे सम विच्छेद बिंदु। जो सम विच्छेद बिंदु होता है, फर्म का लाभ तथा हानि क्या होती है? देखिए, सम विच्छेद बिंदु एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू के बराबर होती है। ऐसी अवस्था में ना तो लॉस होता है ना ही प्रॉफिट होता है। तो सम विच्छेद बिंदु पर फर्म का लाभ तथा हानि क्या होती है बेटे? शून्य होती है। क्यों? क्योंकि जो टोटल रेवेन्यू है टोटल कॉस्ट के बराबर होती है, तो सम विच्छेद बिंदु पर फर्म की लाभ तथा हानि क्या रहेंगे? शून्य रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, 4 कथन दिए हुए हैं, हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। ए, स्टॉक तथा पूर्ति हमेशा बराबर होते हैं। पूर्ति तथा स्टॉक में अंतर होता है। स्टॉक वह मात्रा है जो बाजार में बिकने के लिए आती है। पूर्ति सरकार की कर नीति पर निर्भर नहीं करती। तो बेटा स्टॉक तथा पूर्ति हमेशा बराबर होते हैं, ये गलत है, ठीक है। स्टॉक वह मात्रा है जो बाजार में बिकने के लिए आते है, बिल्कुल गलत है। स्टॉक बाजार में जो पूर्ति बिकने के लिए आती है, तो ये भी गलत है। पूर्ति सरकारी कर नीति पर निर्भर नहीं करती, तो ये भी गलत है, क्योंकि जो पूर्ति है सरकार की नीति पर निर्भर करती है। तो कहने का अभिप्राय क्या है? आंसर क्या रहेगा? पूर्ति तथा स्टॉक में अंतर होता है, आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद क्या है? आदर्शात्मक अर्थशास्त्र संबंधित है। जो नॉर्मेटिव साइंस है, जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, किससे रिलेटेड है? वो तथ्यों से, विचारों से, दोनों ए तथा बी से, इनमें से कोई नहीं। बट जो आदर्शात्मक अर्थशास्त्र होते हैं वो एक विचार होता है, तो ये विचारों से संबंधित है, ओके। इसके बाद है कीमत सिद्धांत को कहा जाता है। कीमत सिद्धांत क्या कहा जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, सार्वजनिक वित्त
या कीमत नियंत्रण। तो जो कीमत सिद्धांत को किस नाम से पुकारते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि शास्त्र के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटे? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, गिफिन वस्तु की स्थिति में मांग वक्र का ढलान क्या होता है? धनात्मक होता है। क्यों? क्योंकि जो सामान्य वस्तुएं होती हैं उनका जो मांग वक्र होता है वो ऋणात्मक होता है, जबकि जो गिफिन पदार्थ होते हैं उनमें जो मांग का ढलान, मांग वक्र क्या होता है? वो धनात्मक होगा। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 21, जब मांग वक्र ओ एक्स अक्ष के समानांतर होता है तब मांग की लोच क्या होती है? तो क्या होती है बेटे? इकाई होती है, इकाई से अधिक होती है, शून्य होती है, अनंत होती है। देखिए जैसे मांग वक्र है आपका, अगर ये ओ एक्स अक्ष के समानांतर है तो मांग की लोच क्या होती है? इलास्टिक इक्वल टू इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर 21 है। इसके बाद है मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 22 क्या होगा? जब किसी वस्तु की अपनी कीमत कम होने के फलस्वरूप, जब किसी वस्तु की अपनी कीमत कम होने के फलस्वरूप कुल व्यय बढ़ जाता है तो मांग की लोच क्या होगी? इकाई से अधिक, इकाई से कम, इकाई या अनंत। अब देखिए जब किसी वस्तु की अपनी कीमत कम होती है और कुल व्यय बढ़ जाता है, जब कीमत के कम होने से कुल व्यय बढ़ जाता है तो अपोजिट रिलेशन है। इसका मतलब क्या है? जो मांग की लोच क्या है? इकाई से कम हो जाएगी, क्योंकि जब मांग की लोच इकाई से कम होती है तो कहीं ना कहीं यानी कि जब कीमत के घटने से कुल व्यय बढ़ता है तो मांग की लोच क्या है? इकाई से कम होती है। विपरीत संबंध है। आगतों का वस्तु में परिवर्तन कहलाता है, चेंज ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाएगा। जो आगत क्या होते हैं? उत्पादन के साधन होते हैं, इनपुट्स होते हैं। चेंज ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। तो आगतों का वस्तु में परिवर्तन क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाएगा। तो बेटे इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सही है? सही बताना है बेटे। AR क्या होता है? औसत आय। किसके बराबर है? P, कीमत जमा उत्पादन। गलत है बेटे, ये सही नहीं है। AR एवरेज रेवेन्यू, औसत आय किसके बराबर है? P, कीमत माइनस Q, यानी कि उत्पादन की मात्रा। ये भी गलत है बेटे, ठीक है। AR औसत आय किसके बराबर है? P बटे Q। P अपने आप में बेटे AR ही होता है। AR का मतलब P होता है, प्राइस होता है। तो बच्चे बेटा ये भी गलत है, तो आपका डी आंसर हो जाएगा। डी क्या है? AR किसके बराबर? P मल्टीप्लाई Q। इसका मतलब होता है TR, यानी कि टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय P। P मतलब प्राइस, उसको डिवाइड करते हैं तो AR आ जाता है, और AR ही किसके बराबर होता है? प्राइस के बराबर होता है। तो आंसर क्या रहेगा बेटा? डी सही हो जाएगा इसका। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 24, जब TR समान दर से बढ़ता है, जब जो सीमा TR क्या होता है? कुल आय, टोटल रेवेन्यू, जब समान दर पर बढ़ती है तब MR क्या होनी चाहिए? देखिए जब TR समान दर पर बढ़ता है तो MR क्या होती है बेटे? MR समान रहती है, क्योंकि यहां पर AR इक्वल टू MR होता है। हमने पूर्ण प्रतियोगी बाजारें पढ़ा है। तो जब TR समान दर पर बढ़ती है तो MR क्या होती है? वो समान रहती है, ठीक है। जैसे AR इक्वल टू MR हमने पूर्ण प्रतियोगी बाजार में किया है ऐसे। क्वेश्चन नंबर 25, सामान्य लाभ उत्पन्न होते हैं जो नॉर्मल प्रॉफिट कब मिलते हैं? AR एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू लेस देन एवरेज कॉस्ट, या डी क्या है? टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो AR प्राइस होता है, एवरेज कॉस्ट क्या होता है? प्रति इकाई लागत होती है वस्तु की। तो किसी फर्म को सामान्य लाभ कब मिलते हैं बेटे? तब मिलते हैं जब जो औसत आय है औसत लागत के बराबर होती है। ऐसी अवस्था में फर्म को क्या मिलते हैं बेटे? सामान्य लाभ मिलते हैं, ठीक है बेटा। तो बेटे हमने 25 क्वेश्चन कर लिए हैं, ये हमारा पार्ट 1 था। तो नेक्स्ट 25 क्वेश्चन बेटे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।